हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 18 जनवरी की क्लास। टाइटल है आज के एडिटोरियल का लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, और साथ में आपको लिंक्स दिए हैं एप्लीकेशन के भी। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक है जहां पर आप ग्रामर का कोर्स बाई कर सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं। और आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, जो अदर एक्टिविटीज़ हमारे गुरुकुल में किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार से हम लोग वहाँ पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और साथ ही में इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे भी आप जुड़ें ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन से नए शब्द आपको आज मिलने वाले हैं। लीड फ्रॉम द फ्रंट का मतलब क्या है? लीड का मतलब अगुवाई करना है, फ्रॉम का मतलब से है, फ्रंट का मतलब सामने से, तो आगे आकर अगुवाई करना है। ठीक है, तो G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है तो वहाँ से अगुवाई करने की बात है। अब देखिए, द गवर्नमेंट समिट, समिट का मतलब होता है क्या? मीटिंग या कॉन्फ्रेंस। मीटिंग कह सकते हो या फिर आप इसे क्या कह पाओगे? कॉन्फ्रेंस। मतलब सम्मेलन कह दीजिए या क्या कह सकते हो? शिखर वार्ता कह सकते हो। तो गवर्नमेंट की जो समिट है, गवर्नमेंट की जो शिखर वार्ता है, किसके लिए? विकासशील देशों के लिए। कॉल्ड द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, जिसका नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है एज इट्स फर्स्ट बिग लीडरशिप लेवल G20 इवेंट। किस रूप में? ये गवर्नमेंट का पहला बड़ा लीडरशिप लेवल G20 समिट है। तो बड़ी एक नेतृत्व स्तर पे अगर बात करें तो G20 इवेंट ये है। इज, अब ये समिट की वर्ब है वो इज है। एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिग्नल, मीन्स ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संकेत है। ठीक है, तो गवर्नमेंट समिट की वर्ब जो है, समिट की वर्ब वो इज है, और फिर एन है वो डिटर्मिनर है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, सिग्नल नाउन है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट की जो ये शिखर वार्ता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संकेत है। और बीच में क्या दिया है? ये समिट हो किस लिए रही है? विकासशील राष्ट्रों के लिए। और ये समिट का नाम क्या है? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ये नाम है। वॉइस का मतलब आवाज़। आवाज़ किसकी है? वैश्विक साउथ समिट। साउथ मतलब यहाँ पे है, ग्लोबल साउथ का मतलब यहाँ पे है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट देश हैं उनके साउथ में जो कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमिकली इतने विकसित नहीं हैं जितने कि विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है, इकोनॉमी थोड़े से बैकवर्ड हैं, उन राष्ट्रों की बात है। तो ये इसका नाम दिया गया है और ये गवर्नमेंट की पहली नेतृत्व स्तर पे बड़ी एक G20 इवेंट है। ठीक है, इट इज़, इट की वर्ब इज है। ऑल्सो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। जब भी लिंकिंग वर्ब दे रखी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब, उसके बाद में हम ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो ए डिपार्चर फ्रॉम न्यू दिल्ली इज लुकिंग टुवर्ड्स द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। तो ये एक डिपार्चर भी है। डिपार्चर का मतलब क्या है? डिपार्चर का मतलब थोड़ा सा हटकर, प्रस्थान कह सकते हो, डेविएशन कह सकते हो। डिपार्चर का एक सिनोनिम यहाँ पे लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, डेविएशन। मीन्स अभी तक जो आप करते आए हो ना, उससे थोड़ा सा हटकर ये काम हो रहा है, उससे थोड़ा सा लीक से हटकर थोड़ा सा विचलित हुए हैं आप। तो कह रहा है कि ये एक डिपार्चर भी है। न्यू दिल्ली का मतलब भारत की बात कर रहा है। लुकिंग टुवर्ड्स द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। भारत अक्सर देखता रहा है किस तरफ? हाई टेबल का मतलब एक प्रकार से टेबल, जैसे राउंड टेबल होती है, उस पर डिनर वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे जो मीटिंग्स हुआ करती है तो बड़े बड़े देश के प्रतिनिधि आकर उस टेबल पर बैठते हैं। तो भारत अक्सर देखा करता था जो विकसित राष्ट्र हैं, ग्लोबल लीडरशिप हैं, जो पूरे विश्व को लीड करने वाले राष्ट्र हैं, उनकी तरफ देखा करता था भारत। लेकिन थोड़ा सा इस बार डिपार्चर देखने को मिला है भारत के इस नज़रिए में। इन्वॉल्विंग इट्स रिलेशनशिप, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है, भारत का रिश्ता शामिल है किसके साथ में? UNSCP5। जो कहा ना कि विकसित राष्ट्र हैं, जो लीड करने वाले राष्ट्र हैं, सबसे अग्रणी राष्ट्र हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उनकी तरफ भारत देखा करता था, है ना। तो इसमें शामिल कौन कौन है? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के P5, जिनको वीटो पावर हासिल है, वो 5 देश, और G7 भी है। G7 का मतलब है द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज है, सबसे ज़्यादा विकसित जो राष्ट्र हैं G7 नाम से, वो शामिल हैं। अब यहाँ से डिपार्चर हुआ है, और डिपार्चर हुआ किस पे है? अब भारत फोकस कर रहा है, फोकस के साथ में लग रहा है ऑन अ मोर जस्ट। जस्ट का मतलब है फेयर, जस्ट का मतलब है फेयर, मतलब एक प्रकार से न्याय संगत, या फिर कहें कि एकदम बिना पक्षपात के। तो फेयर कह सकते हो, इम्पार्शियल कह सकते हो, लेजिटिमेट कह सकते हो।
ठीक है, ये इसके सारे सिनोनिम्स होंगे, लेजिटिमेट कहा जा सकता है। तो ये सब जो है ना, ये एक अधिक मतलब भारत अब फोकस करने लग गया है ज़्यादा न्याय संगत व्यू पर, दृष्टिकोण पर विश्व के, एंड हाउ द डेवलपिंग वर्ल्ड इज बीइंग अफेक्टेड बाय ग्लोबल इनइक्विटीज। और इस पर फोकस करने लग गया है कि कैसे जो विकासशील दुनिया है, भारत जैसे जो और देश हैं जो विकासशील हैं, वो कैसे यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, किससे? ग्लोबल इनइक्विटीज से। ग्लोबल मतलब वैश्विक हो गया, इनइक्विटीज का मतलब हो गया असमानता, है ना, ये हो गया अनलाइकनेस, असमानता को बोलते हैं। तो इट आ रहा है भारत सरकार के लिए अब, मतलब ये इट आ रहा है मतलब जो भारत का दृष्टिकोण है उसके लिए ये एक डिपार्चर है। भारत का जो दृष्टिकोण रहता था पहले, भारत हमेशा बड़े जो अग्रणी राष्ट्र हैं उनकी तरफ देखा करता था। उनके तो देखने का मतलब है कि भारत का नज़रिया एक प्रकार से अग्रणी राष्ट्र जिस प्रकार की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं उनकी तरफ रहा करता था। और इसमें शामिल है कि भारत का रिलेशनशिप यहाँ पे रहा यूएनएससी P5 कंट्रीज़ के साथ में, G7 कंट्रीज़ के साथ में। अब ये चेंज आया है, डिपार्चर हुआ है और यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पर चला गया है कि अब भारत फोकस करने लग गया है, फोकस में ऑन लगेगा किस बात पर? ज़्यादा जस्ट व्यू पर, मतलब ज़्यादा न्याय संगत, तर्क संगत दृष्टिकोण पर दुनिया के, और इस बात पर कि कैसे जो विकासशील देश है, विकासशील जो एक दुनिया है, वो कैसे अफेक्ट हो रही है, किसके द्वारा? वैश्विक असमानताओं के द्वारा। इस ओर भारत का ध्यान अब चला गया है। ये बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब पैसिव वॉइस है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे अब, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स, ओपनिंग रिमार्क का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सबसे पहले जो शुरुआत हमने की भाषण की, उसमें आपने क्या कहा? वो ओपनिंग रिमार्क्स हैं। तो शुरुआती टिप्पणियों में एट द वर्चुअल समिट, ये जो शिखर वार्ता हुई है, ये जो सम्मेलन हुआ है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। यहाँ पे लीडर्स फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे मान लीजिए जूम मीटिंग होती है, आप समझते होंगे जूम मीटिंग, उसमें जो आप एक मीटिंग करते हो उसे आप कह सकते हो वर्चुअल मीटिंग। तो ऐसे जो कंप्यूटर स्क्रीन पर मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल समिट। तो कह रहा है अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, ओपनिंग रिमार्क्स कहाँ की बात कर रहा है? वर्चुअल समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? एक्सप्लेन किया। ये इसकी वर्ब हो गई। इन्होंने एक्सप्लेन किया किसको? द रीजंस फॉर द शिफ्ट। ये जो बदलाव आया है भारत के दृष्टिकोण में, इस दृष्टिकोण का बदलाव का कारण क्या है, क्यों हम इतना बदल गए हैं, क्यों हमारा नजरिया चेंज हुआ है, इसको इन्होंने समझाया। क्या बताया? ये कॉलन है, ये जो दो बिंदु लग रही है इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं कॉलन, COLON, ठीक है। ये तब लगाते हैं जब आगे आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो क्या बदलाव कैसे आया वो समझाया है कि हाउ द चैलेंजेस ऑफ द कोविड पेंडेमिक, कि किस प्रकार से कोविड पेंडेमिक की जो, पेंडेमिक वैश्विक महामारी होती है, कि कोविड जो वैश्विक महामारी है उसकी चुनौतियाँ, राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल, बढ़ते हुए ईंधन की कीमतें, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, एंड फूड ग्रेन्स का मतलब खाद्य जो अनाज है वो, एंड इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और बढ़ती हुई जो भू राजनीतिक परेशानियां हैं, इन सब चीज़ों ने कैसे, ये सब चीज़ें को चैलेंजेस हो गया, राइजिंग हो गया। अब चाहे चैलेंजेस को ही मान लीजिए कि यहाँ पे एक चैलेंज तो है कोविड पेंडेमिक का, दूसरा है बढ़ती हुई कीमतों का, तीसरा फर्टिलाइज़र और फूड ग्रेन्स की जो कीमतें बढ़ी हैं वो, और फिर है बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इन सब ने कैसे इम्पैक्ट किया है, प्रभावित किया है हमारे डेवलपमेंट एफर्ट्स को, विकास के प्रयासों को कैसे अफेक्ट किया है ना। तो इन सब चीज़ों के कारण हमने भी हमारा नज़रिया चेंज किया है, ये मोदी जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक्सप्लेन किया। तो इन हिज ओपनिंग रिमार्क, इन यहाँ प्रेपोजिशन हो गया, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मोदी जी के लिए आ रहा है। ओपनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, रिमार्क्स यहाँ पे नाउन होगा। एट प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, वर्चुअल एडजेक्टिव है, समिट नाउन है। तो अपने शुरुआती टिप्पणियों में जो ये मीटिंग हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और शुरुआत में जो उन्होंने कहा उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, अब प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ में प्राइम मिनिस्टर जो व्यक्ति है उसका नाम दे रखा है। अगर यहाँ नाम नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सप्लेन किया है, रीजंस, कारण बताए हैं किसके? इस बदलाव के, शिफ्ट के। शिफ्ट कौन सा है वो समझ में आई गई आपको, जो पिछले स्लाइड में बात की थी कि यहाँ पे नजरिया चेंज हुआ है भारत का, उस शिफ्ट की बात कर रहे हैं, चूंकि निश्चित हो गया इस कारण से द का प्रयोग है। और क्या बताया है कि कैसे जो चैलेंजेस हैं कोविड पेंडेमिक के, बढ़ती हुई कीमतें जो हैं फ्यूल, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन्स की, और जो बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, कैसे इन्होंने प्रभावित किया है हमारे डेवलपमेंट एफर्ट्स को, ये सब इन्होंने कारण बताए हैं। फिर कह रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू स्पोक ऑफ इंडियाज नीड टू एनविजन। एनविजन का मतलब नोट कर लीजिए, इमेजिन कह सकते हो,
परिकल्पना करना, या फिर आप इसे कहेंगे इनविजीज, इसका मतलब भी परिकल्पना करना होता है। तो विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी, टू जो है वो भी का मीनिंग देता है, ये एक क्या कह सकते हो एडवर्ब है, और ये जिस शब्द के बाद में लगता है उस पर जोर देता है। तो यहाँ पे जयशंकर जो हैं उनके लिए दे रखा है टू। तो विदेश मंत्री जो है जयशंकर है, उन्होंने भी बात करी किस बारे में, भारत की आवश्यकता के बारे में। आवश्यकता क्या है भारत को, कि भारत परिकल्पना करे अ कॉमन फ्यूचर विद द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ समझाया वो देश हैं जो विकासशील देश हैं, जिसकी इकोनॉमी उतनी सही स्थिति में नहीं है जितना कि विकसित राष्ट्रों की है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है, औद्योगिक राष्ट्र हैं, उनके साउथ दिशा में पड़ते हैं, वो राष्ट्र ग्लोबल साउथ हैं। तो यहाँ पे भारत को आवश्यकता है कि परिकल्पना करे कॉमन फ्यूचर की, एक भविष्य ऐसा हो जैसा ग्लोबल साउथ का भविष्य है वैसा भविष्य लेकर चले, कि कॉमन फ्यूचर लेकर चले, सबका भविष्य लेकर चले। एंड एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, स्वीकार करना। एडमिट करना कह सकते हो या एक्सेप्ट करना कह सकते हो, स्वीकार करने को बोलते हैं। इंडियाज कॉमन पास्ट, और ये भी स्वीकारा है कि भाई भारत यहाँ पे ये भी स्वीकार करे कि भारत का एक कॉमन पास्ट रहा है, भारत भी कुछ ऐसा ही रहा है जैसे ग्लोबल साउथ अभी फिलहाल दुनिया चल रही है वैसा भारत भी रहा है। मैनी ऑफ होम, जिनमें से बहुत सारे देश, ग्लोबल साउथ में से बहुत सारे देश जो हैं वो सफ़र हुए हैं, उन्होंने पीड़ा झेली है, किसकी, कॉलोनियलिज्म की, उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद, कॉलोनी हुआ करती थी, दूसरे देश हमारे पे राज किया करते थे, तो हम भी गुलाम रह चुके हैं अंग्रेज़ों के, तो ये कॉमन एक पास्ट रहा है, ये भी बात स्वीकारने की आवश्यकता है। तो एस जयशंकर की वर्ब है वो स्पोक है, टू यहाँ पे एडवर्ब है। एनविजन, यहाँ पे भारत की आवश्यकता की बात की है कि इन्होंने बात करी है भारत को आवश्यकता है किस चीज़ की परिकल्पना करने की, कॉमन फ्यूचर की परिकल्पना करे ग्लोबल साउथ के साथ, और एक्नॉलेज करे मतलब स्वीकारे किसको, भारत के कॉमन पास्ट को, किसके साथ, ग्लोबल साउथ के साथ। उनमें से अनेकों, मतलब ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनमें से अनेकों जो राष्ट्र हैं उन्होंने सफ़र किया है, वो प्रताड़ित रहे हैं किससे, कॉलोनियलिज्म से या उपनिवेशवाद से। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि ओवर 10 डिफरेंट सेशंस। ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, ओवर एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब यहाँ पे है ड्यूरिंग। ओवर के बहुत सारे प्रयोग होते हैं जिनमें से एक प्रयोग ये होता है ड्यूरिंग का। तो जो 10 अलग अलग सेशंस हुए हैं, सत्र हुए हैं, उसके दौरान भारत और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं 125 देशों के, ठीक है, भारत और जो 125 देशों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कितने में से, 134 में से। और ये कौन है, ये बनाते हैं G77, एक ग्रुप बनाते हैं G77 नाम का। दैट आ रहा है इन 134 के लिए, ये 134 देश मिलकर बनाते हैं G77। अग्रीड, ये सहमत हो गए। दैट कंजंक्शन है की, द की इश्यूज, की का मतलब है इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनमें क्या क्या शामिल है, उन मुद्दों में शामिल है द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन का टूटने की प्रक्रिया, विभाजित होने की प्रक्रिया। तो इसमें शामिल है फ्रेगमेंटेशन किसका, इंटरनेशनल लैंडस्केप का। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, लैंडस्केप का मतलब परिदृश्य होता है, और इंटरनेशनल लैंडस्केप का मतलब यहाँ पे है जो वर्तमान में एक ऐसे हालात बने हुए जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई मान लीजिए, है ना, चाइना है वो ताइवान से लड़ने को तैयार बैठा है, तो एक ऐसा एक लैंडस्केप तैयार हो गया है जहाँ पर आपको विभाजन दिखेगा, जहाँ पर दुनिया बटी हुई नजर आएगी। शॉर्टेजेस इन ग्रेन एक्सपोर्ट्स, साथ में यहाँ कमी देखने को मिलेगी किसमें, अनाज के निर्यात में, ऑयल एंड गैस में, और फर्टिलाइजर उर्वरक में। एज ए रिजल्ट, किस कारण से, यूक्रेन की लड़ाई के चलते, एंड टेररिज्म और आतंकवाद के चलते। तो कह रहा है कि 10 अलग अलग सेशंस जो हुए उनके ड्यूरिंग, उस ड्यूरेशन में भारत और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 125 देशों के, वो जो कितना में से है, 134 में से। और ये क्या बनाते हैं, ये G77 एक ग्रुप बनाते हैं। ये भारत और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये सहमत हो गए कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हैं क्या, एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो एक लैंडस्केप है उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ है, दूसरा मुद्दा है शॉर्टेज देखने को मिल रही है ग्रेन एक्सपोर्ट्स में, ऑयल और गैस में और फर्टिलाइजर में, किसके कारण, यूक्रेन की लड़ाई के चलते और आतंकवाद के चलते। ये सब की इश्यूज हैं, ये इनको सबको पता है, इन सभी देशों को इस बारे में पता है। ऑफ नोट का मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस ऑफ नोट का प्रयोग आपको इस एडिटोरियल में काफ़ी बार देखने को मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऑफ नोट का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आज के एडिटोरियल में, देखेंगे आप 3 बार 4 बार यूज़ किया है लेखक ने। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो था वो क्या था, मोदी जी का पुश,
पुश की वर्ब है वॉज, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मोदी जी का प्रयास। पुश का मतलब यहाँ पे है प्रयास, एफर्ट। किस लिए, ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन, मतलब मानव आधारित, मानव पर केंद्रित वैश्वीकरण पर। काउंटरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड व्यू, फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब है ये वो दुनिया है जो विकसित दुनिया है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, ठीक है। काउंटर का मतलब विरोध करना है, काउंटरिंग मतलब विरोध करते हुए है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नज़र ये आई कि मोदी जी का प्रयास किसके लिए, मोदी जी ने प्रयास किया है किसके लिए, कि मानव केंद्रित वैश्वीकरण हो और इसमें किसका विरोध हो, किसके काउंटर हो। ये फर्स्ट वर्ल्ड का जो व्यू रहा है, एक विकसित राष्ट्र का जो, एक विकसित राष्ट्रों का जो एक दृष्टिकोण रहा है, दृष्टिकोण क्या, एक्सपेडाइट करना। एक्सपेडाइट करने का मतलब है स्पीड अप करना या एक्सीलरेट करना, गति तेज कर देना, ठीक है। तो विकसित राष्ट्र, विकसित जो दुनिया है उसका एक दृष्टिकोण ये रहा है कि क्लाइमेट चेंज वाले जो गोल्स हैं उसको तेज किए जाए। क्लाइमेट चेंज के गोल्स, जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन होते रहते हैं, वहाँ पे कुछ गोल्स निर्धारित किए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उन लक्ष्यों को उन लक्ष्यों को, जो क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं उनको एक्सपेडाइट किया जाए। किस कीमत पर, डेवलपमेंट की कीमत पर, विकास की कीमत पर, विकास की तर्ज पे, ठीक है। तो इसको काउंटर करते हुए, इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करते हुए कि इमिग्रेशन एंड वर्क मोबिलिटी फॉर स्किल्ड पॉपुलेशंस, इमिग्रेशन का मतलब पलायन है, वर्क मोबिलिटी का मतलब है कामकाज करने वाले जो लोग हैं, वर्किंग क्लास जो लोग हैं उनकी मोबिलिटी हो, उनका एक स्थान दूसरा जाना आना हो जहां पर उनको रोजगार मिले। फॉर स्किल्ड पॉपुलेशन किसके लिए, जो कुशल जनसंख्या है, वो जनसंख्या का हिस्सा जो स्किल्ड है, जो किसी न किसी काम में दक्ष है। ऑफ द ग्लोबल साउथ किसका, वही विकासशील दुनिया का। एंड रिजिलियंट रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेस, रिजिलियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब मुश्किलों के बाद में फिर से उसी हालत में आ जाना, फ्लेक्सिबल है, सफल है, लचीला है। मतलब ये एक ऐसा गुण है, प्रत्यास्थता का गुण है, जिसमें अगर डिफ़िकल्टी आएगी तो एक बार के लिए आप दबेंगे, लेकिन उसके बाद डिफ़िकल्टी जाने के बाद, उन चीज़ों के गुजर जाने के बाद फिर से आप रिस्टोर कर पाएंगे, उन चीज़ों को फिर से बहाल कर पाएंगे। वो होता है रिजिलियंट। रिजिलियंट का स्ट्रॉन्ग भी होता है ना, मजबूत भी होता है। रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब है नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन एनर्जी एक्सेस। फिर समझिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात ये नजर आई कि मोदी जी का प्रयास नजर आया कि मोदी जी चाहते हैं कि एक ऐसा ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन की बात इन्होंने की है जो काउंटर करते हुए, विरोध करते हुए, किसका, फर्स्ट वर्ल्ड के व्यू का, विकसित दुनिया के दृष्टिकोण का। उनका दृष्टिकोण क्या है कि क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं उनको त्वरित गति से हासिल किया जाए। किस कीमत पर, डेवलपमेंट की कीमत पर, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर मोदी जी का ये प्रयास जो था वो इंपॉर्टेंट नजर आया। क्या सुनिश्चित करते हुए, उन्होंने यहाँ पे जोर दिया इमिग्रेशन पर, पलायन पर, और उन्होंने जोर दिया कि जो स्किल्ड पॉपुलेशन है, वो जनसंख्या का तबका जो कि किसी न किसी काम में दक्ष है, उनकी वर्क मोबिलिटी पे जोर दिया। और ये तबका, ये जनसंख्या कहाँ की है, ग्लोबल साउथ की है, विकासशील दुनिया की है। और साथ में किस पर जोर दिया, रिजिलियंट रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेस पर जोर दिया कि ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा तक हमारे एक्सेस हो, हमारी पहुँच हो, जो कि रिजिलियंट हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो सफल हो, ठीक है। तो ये सफल और फ्लेक्सिबल इसलिए कि ये एक ऐसा गुण हो गया, प्रत्यास्थता वाला गुण हो गया, जिसमें मुश्किल दौर के बाद में आप चीज़ों को फिर से उसी हालत में लेके आने की क्षमता रखते हैं। उसके लिए रिजिलियंट, स्ट्रॉन्ग भी कहा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, फिर कह रहा था समिट अपीयर्स, ये जो शिखर वार्ता हुई है, सम्मेलन हुआ है, मीटिंग हुई है, ये ऐसा लगता है, ये इसकी वर्ब है, टू मार्क अ रीसेट। मार्क का चिन्हित करना, रीसेट का मतलब क्या है कि फिर से सेट किया है, फिर से मतलब चीज़ों को परिवर्तित करके रख दिया है। इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी आउटलुक, भारत की जो विदेश नीति वाला दृष्टिकोण है, आउटलुक का मतलब दृष्टिकोण, इन इट्स ईयर, अपने इस वर्ष में, किस वर्ष में, कि भारत जब G20 का प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। तो कह रहा है जो समिट है, ये जो सम्मेलन है, ये जो मीटिंग है, ये ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि भारत ने अपना जो विदेशी नीति है उसको रीसेट किया है, ठीक है ना, G20 अध्यक्ष होते हुए। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है विच हैज़ मेड द गवर्नमेंट रिक्लेम, जिसने कि एक बार गवर्नमेंट को फिर से दावा करवाया है, गवर्नमेंट से रिक्लेम, फिर से दावा करना, द ट्रू मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट,
नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट का हिस्सा नहीं होना। जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है उस समय भारत से सभी देशों ने पूछा कि आप किस तरफ हो, रशिया का विरोध कर रहे हो कि यूक्रेन का विरोध कर रहे हो, गलती किसकी है? तो भारत ने स्पष्ट रूप से किसी का भी पक्ष नहीं लिया। तो इस चीज़ को रिक्लेम करना कि हाँ सच में गुट निरपेक्ष राष्ट्र है भारत, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है, फॉलोइंग कह सकते हो या आप इसे कह सकते हो एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब के परिणाम स्वरूप। इन द वेक ऑफ द यूक्रेन वॉर के चलते वेयर इट रिफ्यूज टू टेक साइड, जहां पर भारत ने, इट आ रहा भारत के लिए, रिफ्यूज इनकार कर दिया, टेक साइड्स का मतलब पक्ष लेने से, ठीक है, कि किस धड़े में हूं किस पक्ष में हूं भारत ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। तो समिट की वर्ब तो है अपीयर्स, विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन वन के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है हैज मेड, और इन द वेक ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब है एज ए रिजल्ट ऑफ, इट की वर्ब है वो है रिफ्यूज्ड। फिर समझिए कि ये जो समिट है, ये जो मीटिंग है, ये यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये चिन्हित करता है या बताता है, उजागर करता है एक चीज़ को कि भारत का विदेश नीति का जो आउटलुक रहा है इस साल में, जब भारत G20 का अध्यक्ष है, उसको भारत ने रीसेट किया है, फिर से चेंज किया है। ये कुछ ऐसा हो गया है जिसने कि सरकार से फिर से दावा करवाया है कि भारत गुट निरपेक्षता का जो सही मायने में एक मीनिंग है वो फिर से रिक्लेम करवाया है। किसके चलते? यूक्रेन वॉर के चलते, जहां पे भारत ने साइड्स लेने से इनकार कर दिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी इज विजिट, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की, मतलब जो गृह राज्य मंत्री कह सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे विदेशी मामलों के जो मंत्री होते हैं केंद्र स्तर पे, वैसे ही राज्य स्तर पे जो मंत्री हैं वो है मीनाक्षी लेखा। इनका जो विजिट रहा, ठीक है, कहाँ का? क्यूबा का। एज इट टुक ओवर G77 चेयरपर्सनशिप। चेयरपर्सनशिप का मतलब क्या होता है? चेयरपर्सनशिप का अध्यक्षता करना, ठीक है, और टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल हासिल करना। तो जहां पे अब क्यूबा का विजिट क्यों रहा? क्योंकि क्यूबा जो है G77 जो देश हैं उनकी अध्यक्षता कर रहा है। अ ग्रुपिंग इंडिया हैज शन्ड, ये एक ऐसा ग्रुप है G77 जिससे भारत जो है, भारत ने अवॉइड किया है, इस ग्रुप को शन किया है, अवॉइड कर सकते हो, इवेड कह सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, परीक्षा में पूछा जाने वाला वर्ड है। तो कह रहा है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, जिनका नाम मीनाक्षी लेखा है, उनका जो विजिट रहा क्यूबा का, एज इट टुक ओवर G77 चेयरपर्सनशिप, इसने G77 की चेयरपर्सनशिप हासिल की है। तो ये एक ऐसी ग्रुपिंग रही है जिससे भारत ने अवॉइड किया है। एंड द इन्विटेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, और जो निमंत्रण रहा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट जो मिस्र है, मिस्र के राष्ट्रपति को जो निमंत्रण रहा, NAM को फाउंडर एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, मतलब गणतंत्र दिवस पर इन्होंने इनको बुलाया है। और ये क्या हैं? ये इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके को फाउंडर है, सह संस्थापक हैं। ये सिग्निफिकेंट थे, ये भी सिग्निफिकेंट थे, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इनकी जो वर्ब है विजिट की, और यहाँ पे इनविटेशन, एक तो ये जो मिनिस्टर हैं इनकी जो विजिट रही, इट की वर्ब है वो तो टुक ओवर है, टेक ओवर फ्रेजल वर्ब है, कंट्रोल हासिल करना है, अध्यक्षता करना है, ये मतलब है यहाँ पे। इनविटेशन और जो ये विजिट है, ये मिनिस्टर नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट है, विजिट यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो मिनिस्टर का जो विजिट है और जो इनविटेशन है, एक तो ये क्यूबा गई और दूसरा इन्होंने इनवाइट किया है, ये भी सिग्निफिकेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आगे देखिए, ऑफ नॉट, मैंने कहा था ऑफ नॉट का प्रयोग बहुत बार देखने को मिलेगा, अभी बताया था सबसे इंपॉर्टेंट जो हो उसको बोलते हैं ऑफ नॉट। इंपॉर्टेंट बात ये थी, वर सम ऑफ द समिट्स एक्सक्लूजन्स, तो समिट के एक्सक्लूजन्स, समिट मतलब ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस, एक्सक्लूजन का मतलब एक्सक्लूड किया गया, बाहर रखा गया, इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया दो देशों को, और उनके नाम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो सम की वर्ब यहाँ पे वर है। ऑफ नोट टू, और फिर देखो ऑफ नोट लगा रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट था कि द इंक्लूजन ऑफ म्यांमार, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ऑपोजिट है, जैसे उसके अंदर कहा एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकाला गया, वैसे इंक्लूजन है, इसका मतलब इसमें शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया। तो इन दो देशों को तो रखा गया बाहर, और इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि यहाँ पे म्यांमार को शामिल किया गया। हुज जंटा रेजिम, अब जंटा एक ग्रुप को बोलते हैं, इसका मतलब होता है ये मिलिट्री ग्रुप होता है जो कि बाई फोर्स सत्ता अपने हाथ में ले लेता है।
ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं म्यांमार की राजनीति की अगर बात करें फिलहाल, तो वहाँ पे सेना ने अपने हाथ में सत्ता हासिल कर रखी है, गवर्नमेंट यहाँ पे सेना चला रही है, तो इसको बोलते हैं जनता। और रेजिम जो है, रेजिम का मतलब होता है गवर्नमेंट, शासन को बोलते हैं, सत्ता को बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप को बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये रही कि म्यांमार को शामिल किया गया इस मीटिंग के अंदर, और वहाँ पे जो म्यांमार है उसके लिए हुज पजेसिव एडजेक्टिव है। म्यांमार का जो जनता रेजिम है हैज़ नॉट बिन रिकॉग्नाइज्ड, हालांकि जो म्यांमार का जो ये रेजिम है, सत्ता है, वहाँ जो मिलिट्री शासन चला रही है, उसको वैसे तो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है दुनिया के द्वारा, उसको मान्यता नहीं मिली है, उसको दुनिया जो है स्वीकार नहीं करती है। विद विच इंडिया है चोजन टू फोर्ज क्लोजर टाइज। फोर्ज का मतलब लिख लो, फोर्ज का मतलब है इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, या फिर कहेंगे क्रिएट करना, बनाना, या फिर कहेंगे फॉर्म करना, बनाना, ठीक है। जबकि भारत ने है ना इस म्यांमार के साथ में, या म्यांमार का जो जनता रेजिम है, जो मिलिट्री शासन है, उसके साथ में नज़दीकी संबंध बना लिए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही कि इस मीटिंग में इसको शामिल किया गया म्यांमार को। म्यांमार का जो जनता रेजिम है, जो मिलिट्री शासन है, उसको दुनिया तो नहीं स्वीकार करती, लेकिन भारत जो है उसने इसके साथ प्रगाढ़ संबंध बना रखे हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज बना रखे हैं। इट इज़ होप्ड, ऐसी आशा की जाती है, इट की वर्ब इज है और इज के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। और याद रखेंगे कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म जब लगाते हो तो ये पैसिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, सिंपल प्रेजेंट का। तो ये कह रहा है कि ऐसी आशा की जाती है दैट द कलेक्टिव साउथ साउथ अंडरस्टैंडिंग, कलेक्टिव मतलब सामूहिक, साउथ साउथ अंडरस्टैंडिंग का मतलब जैसे भारत भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है और भी देश जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो समझ है किसको लेकर, वैश्विक मुद्दों को लेकर, ग्लोबल इश्यूज को लेकर, विल लीड टू, ये यहाँ पे कारण बनेगी, लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, ये कारण बनेगी, इसका परिणाम क्या निकलेगा, मोर इंक्लूसिव मीटिंग, कि यहाँ पे और बेहतर तरीके से मीटिंग कर पाएंगे एट द समिट लेवल, शिखर वार्ता स्तर पर, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, विद रेफरेंस टू साउथ एशियन एंड द सब कॉन्टिनेंट्स रीजनल प्रॉब्लम्स, विशेष करके किस संदर्भ में कर पाएंगे ये इंक्लूजन, किस संदर्भ में देखने को मिलेगा, जो दक्षिण एशियाई और जो उप महाद्वीप की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, सब कॉन्टिनेंट भारत की बात कर रहा है, तो दक्षिण एशियाई और जो उप महाद्वीप की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनके बारे में ढंग से चर्चा कर पाएंगे। इट की वर्ब इज है, अंडरस्टैंडिंग की वर्ब है वो विल लीड है, लीड के साथ में टू लगता है, और लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, इसका मतलब है परिणाम निकलना, ठीक है, कारण बनना, ये सब इसका मतलब है। तो कह रहा है कि ये आशा की जाती है कि जो सामूहिक साउथ साउथ अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल इश्यूज को लेकर, उसका परिणाम ये निकलेगा कि यहाँ पे अधिक बेहतर, अधिक इंक्लूसिव का मतलब है सबको शामिल करने वाला, सबके हितों को साधने वाला। तो ये एक मीटिंग देखने को मिल सकती है समिट लेवल पर, विशेष करके किस रेफरेंस में, विद रेफरेंस टू का मतलब इस संदर्भ में, संदर्भ ये होगा कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की जो रीजनल समस्याएं हैं वो, और जो साउथ एशियन, जो दक्षिणी एशियाई और जो उप महाद्वीप की क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उस रेफरेंस में ये बात कही गई है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और फिर देखिए कह रहा है कि इट इज ऑल्सो ऑफ नॉट, फिर देखो ऑफ नॉट का प्रयोग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सो जो है एक एडवर्ब है, इसका प्रयोग जब आप लिंकिंग वर्ब के बाद में करते हो तो बाद में ही करना चाहिए, मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद में ही आएगा ये, ठीक है। जब ये लिंकिंग वर्ब के साथ है तब, अगर ये मैन वर्ब के साथ है तो मैन वर्ब से पहले आता है। तो कह रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है दैट द ग्रुपिंग डिड नॉट रिलीज अ कॉमन और जॉइंट स्टेटमेंट, कि ये जो समूह है इसने कोई भी कॉमन स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया, कोई भी संयुक्त वक्तव्य नहीं दिया। एंड मच ऑफ द नरेटिव ऑन आउटकम्स इज बिल्ट ऑन, और जो अधिकांश नरेटिव है, अधिकांश जो चीज़ें सामने आई है, पूरी जो कहानी सामने आई है वो आधारित है, बिल्ट ऑन का मतलब बेस्ड ऑन है, किस बात पर, कि जो कुछ भी मोदी जी ने और मिस्टर जयशंकर ने कहा उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इट की वर्ब इज है, ग्रुपिंग की वर्ब है वो डिड नॉट रिलीज है। तो इस ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस ग्रुप ने इस मीटिंग के बाद में कोई भी संयुक्त वक्तव्य नहीं दिया, ठीक है। और अधिकांश जो नैरेटिव है, अधिकांश जो पूरी कहानी है इस मीटिंग की, वो इर्द गिर्द घूमती है किसके, जो कुछ भी मिस्टर मोदी ने और मिस्टर जयशंकर ने कहा, इन दोनों की वर्ब ये सेड है। फॉर इंडिया टू बी हर्ड एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एट द G20। अब ये अगर करना है आपको कि G20 में भारत की आवाज़ को सुना जाए, भारत को सुना जाए किस रूप में, कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ है भारत, ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहा है भारत। तो अगर ये सुनना है तो इट मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है,
इसका मतलब है कंसीडर या थिंक, सोचना या विचारना। तो भारत को यहाँ पे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा किस बारे में? एस्पिरेशंस का मतलब है इच्छाएं, डिजायर्स महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस, ठीक है। तो डिजायर्स या एम्बिशन को बोलते हैं, डिजायर्स या एम्बिशन। तो कह रहा है कि भारत को यहां पे क्या करना पड़ेगा? इट आ रहा है इंडिया के लिए, मस्ट है तो ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है। भारत को जरूर से जरूर यहाँ पे जो बाकी के राष्ट्र हैं, अदर नेशंस हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा एंड एम्पलीफाई देम, और उन इच्छाओं को, उन महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड को बोलते हैं एम्पलीफाई। एज ए ट्रू लीडर, किस रूप में? एक सच्चे लीडर के रूप में। किसके लीडर के रूप में? डेवलपिंग वर्ल्ड के, विकासशील दुनिया के। कहाँ पर? एट द G20 समिट लेटर दिस ईयर, जो इस साल बाद में G20 समिट होनी है, G20 जो एक शिखर वार्ता होनी है उसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर भारत यहाँ पे चाहता है टू बी हर्ड पैसिव वॉइस, यदि भारत चाहता है कि भारत एक आवाज़ बने, किसकी? ग्लोबल साउथ की, G20 में, तो भारत को और देशों की जो इच्छाएं हैं उस पर भी विचार करना पड़ेगा और उनको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। किस रूप में? एक सच्चे लीडर के रूप में। लीडर किसका? डेवलपिंग वर्ल्ड का, ग्लोबल साउथ का। कब? जब इस साल बाद में। लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, ये टाइम के लिए आता है। जब इस साल बाद में डेवलपिंग वर्ल्ड का जब मतलब भारत प्रतिनिधित्व करना है G20 समिट में, तब। तो ये था आज के सेशन में। अब मिलेंगे हम कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।